नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इस शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या कुछ आपके लिए आज खास है। लेकिन वर्ल्ड नाउ में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में चर्च में हुई मास फायरिंग की। अमेरिका के मिशिगन में 24 घंटे में यह दूसरी बार मास फायरिंग हुई है। अमेरिका में मास फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत आम होती जा रही है। चर्च को निशाना क्यों बनाया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमलावर ने चर्च में आग भी लगा दी, कौन अपराधी था इसके बारे में आपको बताएंगे। और कब कब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चर्च को निशाना बनाया गया है, ये भी जानकारी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए, लेकिन कब मास फायरिंग पर लगाम लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। और उसके बाद हम बात करेंगे शटडाउन के खतरे से जूझ रहे अमेरिका की। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या अमेरिका की सरकार शटडाउन होगी। शटडाउन आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि सरकार के शटडाउन होने तक की बात आ गई है। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वही अमेरिका में कभी न कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आम होती जा रही है। इकोनॉमी पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और अगर शटडाउन होता है तो क्या होता है। अमेरिका में शटडाउन का इतिहास क्या रहा है, यह भी आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे चाइना में मौत की सजा दी गई है पूर्व कृषि मंत्री को, डेथ पेनल्टी। जुर्म था करप्शन, क्यों हुआ, क्या हो सकता है, ये तमाम डिटेल्स आपको देंगे। इसी के साथ बात करेंगे चाइना में लॉ एंड ऑर्डर की। चीन में कहा जाता है कि कानून बेहद सख्त होता है। कौन से ऐसे अपराध हैं चीन में जिनकी सजा मौत होती है, ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ ही चीन में अजीबोगरीब कानून क्या क्या है, वो सब डिटेल से आपको बताएंगे। और चाइना के बाद हम बात करेंगे ईरान की। यूएन ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए हैं। यूएन ने एक बार फिर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी कार्रवाई की है। न्यूक्लियर प्रोग्राम स्पेन बैक मैकेनिज्म के तहत ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे ईरान की मुश्किलें बढ़ गई है। क्या है ये प्रोग्राम, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि ईरान के पास कितना न्यूक्लियर पावर है। इसी के साथ यूक्रेन ने रशिया पर ऐसे ही बैन लगाने की मांग रखी है। क्या ये है ये पूरी खबर, जेलेंस्की ने रशिया को लेकर क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट रहा है जेलेंस्की का, ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ आज बात करेंगे एशिया किंग भारत की। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप अपने नाम कर लिया है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसकी बारीकी से सब डिटेल्स आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से आ रही खबर की। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, पूरा का पूरा अमेरिका इस खबर से दहल गया है। अमेरिका में 24 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरी बार ऐसी मास फायरिंग की घटना सामने आई है। अंधाधुंध गोलीबारी होती है और ये गोलीबारी का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्दर्न कैरोलिना में 3 लोगों की हत्या के बाद मिशिगन में फायरिंग हुई है। मिशिगन में प्रार्थना सभा के दौरान एक पिकअप ट्रक में सवार बंदूकधारी ने चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स चैपल को निशाना बनाया। हमलावर ने इसके दरवाजे तोड़ दिए, गोलीबारी की और उस पूरी की पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया, जिससे कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं नॉर्थ कैरोलिना में हमलावर एक रेस्टोरेंट को निशाना भी बनाया गया है और उस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिशिगन में हुआ क्या, यह समझिएगा। यूएस के मिशिगन के चर्च में फायरिंग हुई है। मिशिगन का ग्रैंड ब्लैक शहर है। आबादी अगर मिशिगन की बात की जाए तो 8000 है। 8000 लोग वहां पर रहते हैं। गोलीबारी लगातार वहां पर देखने को मिलती है और 80 किलोमीटर दूर हुई थी। 28 सितंबर रविवार को सुबह 11 बजे की पूरी घटना है। निशाने पर चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स था। चर्च पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और उसके बाद उस चर्च को आग के हवाले कर दिया जाता है और उस आगजनी में 4 की मौत हो जाती है। कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का आंकड़ा 8 बताया जा रहा है। पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी है। चर्च को मामन चर्च के भी नाम से जाना जाता है। इस चर्च की स्थापना 1830 में जोसेफ स्मिथ ने की थी।
दरअसल रविवार की सुबह को करीब 11 बजे यूएस टाइम के अकॉर्डिंग पुलिस को गोलीबारी की कॉल मिली थी, जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और 11:25 पर शूटर को मार गिराया जाता है। यानी कि लगभग 25 मिनट तक पुलिस का यह ऑपरेशन लगातार चलता रहता है और आखिरकार शूटर को मारा जाता है। चर्च एक बड़े पार्किंग लॉट और लॉन से घिरा हुआ है। इसके पास कई रिहायशी इलाके भी हैं, रिहायशी यानी कि रेसिडेंशियल, और वहां पर एक और चर्च भी है। ये फील्ड शहर के नाम से वहां पर मौजूद है। इस पूरी घटना के बाद मिशिगन की गवर्नर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रैंड ब्लैक समुदाय के लिए मेरा दिल टूट गया है। कहीं भी वायलेंस अनएक्सेप्टेबल है, खासकर किसी धार्मिक स्थल पर। आपको यह समझना होगा कि ये गोलीबारी कब हुई है। ये गोलीबारी उस समय हुई है जब शनिवार की रात द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के सबसे सीनियर प्रेसिडेंट रसेल एम नेल्सन का 101 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद चर्च की परंपरा के अनुसार नए प्रेसिडेंट चुने गए थे और इस नए प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए कार्यक्रम जो था वो हो रहा था। अब आपको मिशिगन चर्च में हुई फायरिंग करने वाले आरोपी के बारे में भी बताते हैं कि आखिर कौन था वो आरोपी और उसका मकसद क्या था। ग्राफिक्स के जरिए इसको समझिएगा कि मिशिगन में फायरिंग करने वाला शख्स आखिर था कौन। आरोपी थॉमसन जैकब सैनफोर्ड इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने चर्च में जाकर अंधाधुंध मास फायरिंग कर दी है। जो तस्वीरें सामने आई है वो शॉकिंग है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 40 साल का सैनफोर्ड एक्स आर्मी सोल्जर भी था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मरीन में डिप्लॉयड था। आर्मी मैन, एक्स आर्मी मैन था ये। आरोपी बर्टन शहर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने फायरिंग की है, मास फायरिंग की है। सैनफोर्ड ने साल 2004 से लेकर 2008 तक इराक में अपनी सेवाएं दी थी। यानी कि यूएस की आर्मी को अच्छे से समझता है, यूएस के लोगों को, यूएस की पॉलिटिक्स को, यूएस के डायनामिक्स को बहुत अच्छे से समझता है। यूएस की आर्मी में सर्व करने के बाद इस आदमी ने ऐसा कदम उठाया है। 2015 में सैनफोर्ड से जुड़ा एक गो फंड मी पेज भी मिला है, जिसका 2015 डेटेड है। वो इससे जुड़ा एक पेज है गो फंड मी। जन्म से कॉन्जेनिटल हाइपर और एक जो बीमारी है जिसको CHI कहा जाता है, उस बीमारी से बाय बर्थ ये जो आरोपी है जिसको मार गिराया गया पुलिस की तरफ से, वो पीड़ित था। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह समझने की जरूरत है कि मिशिगन के साथ साथ नॉर्थ कैरोलिना में पिछले 24 घंटे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह दूसरा ऐसा मामला है जो सामने निकल कर आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शूटर थॉमस जैकब सैनफोर्ड ने 2004 में हाई स्कूल पूरा किया था। उसने 2004 से लेकर 2008 तक अमेरिका की मरीन में सेवा दी है। यूएस मरीन कॉर्पस में एक प्रवक्ता ने बताया कि थॉमस जैकब सैनफोर्ड एक ऑटोमेटिक मैकेनिक होने के साथ साथ व्हीकल रिकवरी ऑपरेटर भी था। यानी कि आप सोचिए किस लेवल पर यह काम करता था। अपनी सर्विसेज के दौरान वो सर्जन की पोस्ट तक पहुंच गया था। उसने सर्विसेज के दौरान कई मेडल्स भी जीते थे, जिनमें मरीन कॉर्प्स गुड कंडक्ट मेडल भी उस व्यक्ति को मिला था। सी सर्विस डिप्लॉयमेंट रिबन, ये तमाम मेडल्स उसको मिले थे। इराक कैंपेन मेडल, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म सर्विस मेडल भी मिला था। नेशनल डिफेंस सर्विस मेडल भी इस व्यक्ति के नाम पर शामिल है। चर्च में हुई इस गोलीबारी पर राष्ट्रपति ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ग्रैंड ब्लैक मिशिगन में चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स में जो भयावह गोलीबारी हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि FBI तुरंत मौके पर पहुंची है और अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन यानी कि संघीय जांच की अगुवाई की जाएगी। राज्य और स्थानीय अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। संदिग्ध मारा जा चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह अमेरिका के क्रिश्चियन पर एक और टारगेटेड हमला है। ट्रंप प्रशासन ये जनता को हर जानकारी देता रहेगा। इन सब के बीच में पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रेयर भी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में वायरलेस की ये एपिडेमिक तुरंत खत्म होनी चाहिए। अब अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में जो शूट आउट हुआ है उसकी आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि ये पिछले 24 घंटे में 2 शूट आउट है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के साउथ पोर्ट में एक शूटर ने रेस्टोरेंट के बाहर जो लोग क्यू में खड़े थे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है और इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं।
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में खूनी वारदात कैसे हुआ है ये समझिएगा। घटना करीब रात 9:30 बजे की है। साउथपोर्ट के किनारे पर अचानक से फायरिंग कर दी जाती है और यह घटना ब्रांसविक काउंटी के साउथपोर्ट याट बेसिन की है। विल्मिंगटन से यह एरिया करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर है। हमलावर नाइजेल मैक्स एक बोट से आया था। हमले के बाद संदिग्ध नाव से अचानक भाग जाता है। आरोपी को कुछ ही घंटे बाद वहां हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ के लिए साउथपोर्ट पुलिस को सौंप दिया जाता है। आरोपी को बगैर जमानत के हिरासत में रखा गया है। यह हमला साउथपोर्ट के मशहूर अमेरिकन फिश कंपनी रेस्टोरेंट में हुआ है, जहां लोग लाइव म्यूजिक का आनंद ले रहे थे। लोग थे, एम्बियंस था, लाइव म्यूजिक थी और अचानक से आवाज आती है गोलीबारी की। फायरिंग होती है। जब फायरिंग हो रही थी तो रेस्टोरेंट में बेकन ग्रीन्स नामक बैंड परफॉर्म कर रहा था। आप सोचिए उस रेस्टोरेंट का माहौल क्या होगा उस वक्त। यह जगह साउथपोर्ट की सबसे पॉपुलर प्लेस मानी जाती है और यहां अक्सर बड़ी संख्या में लोग म्यूजिक एंजॉय करने पहुंचते हैं। वहां अचानक फायरिंग हो जाती है। लोग डर जाते हैं। घबराकर जान बचाने के लिए चारों तरफ लोग भागने को मजबूर हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या है। अचानक एक बोट वहां पहुंचती है और एक अननोन शूटर उस भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। वहां जो लोग घायल होते हैं उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और उस बोट की तलाश के लिए आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं इसी गोलीकांड को अंजाम देने वाले शूटर की पहचान नाइजेल मैक्स एज के रूप में हुई है। इस गोलीकांड को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया। हालांकि आरोपी नाइजेल को अमेरिकी कोस्ट गार्ड फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मास शूटिंग से पूरा का पूरा अमेरिका हिला हुआ है। 2024 में अमेरिका में चर्चेस पर 415 हमले हुए हैं, जो सबसे ज्यादा हमले कैलिफोर्निया में दर्ज किए गए हैं, जिसकी संख्या 40 बताई जा रही है। चर्च में फायरिंग की तमाम घटनाएं हो रही है और यह भी समझने की जरूरत है कि क्या एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कास्ट को यहां टारगेट किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चर्च में फायरिंग की घटनाएं कितनी हुई है। केंटकी की बात की जाए, केंटकी को 13 जुलाई 2025 में फायरिंग की गई थी। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आप स्टैट्स देख रहे हैं, जहां पर चर्च को अमूमन टारगेट किया जाता है। लोग चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए, लेकिन वहां पर क्या होता है ये आपके सामने है। अब आपको ये हमने दिखाया 2025 का आप स्टैट्स देख रहे हैं। केंटकी में 13 जुलाई 2025 को हुआ था। 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और इस दौरान 2 और घायल बताए जा रहे हैं। ये 2025 जुलाई का आंकड़ा है। हमलावर को घटनास्थल पर ही मार गिराया गया था। अमूमन चर्च को टारगेट किया जाता है। ह्यूस्टन टेक्सास में फरवरी 2024 में संदिग्ध ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मास किलिंग बहुत ही आम बात है, बहुत आम बात है। जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उतनी आम है वहां पर मास किलिंग करना। और ये स्टैट्स बता रहे हैं कि वहां पर कैसे चर्च को टारगेट किया जाता है। ये स्टैट्स हम आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के चर्च के बता रहे हैं। टेक्सास में आपने देखा 2 लोगों की मौत हुई थी, 4 घायल बताए जा रहे हैं। ह्यूस्टन का ये हाल है। अब आपको बताते हैं टेनेसी में, जहां चर्च के बाहर फायरिंग की गई थी। लोग डर गए थे, लोग घबरा गए थे कि आखिर हो क्या रहा है वहां पर। यह भी 2024 अप्रैल का मामला है और वहां पर संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था। अमेरिका में चर्च में क्या घटनाएं होती हैं, क्यों चर्च को टारगेट किया जाता है और कितनी चर्चेस को टारगेट किया गया है, आप ये उसके आंकड़े देख रहे हैं। इसके बाद आपको बताते हैं शिकागो में संडे के दौरान अचानक से गोलीबारी की गई थी। शिकागो अमेरिका का बहुत बड़ा सेंटर, जहां पर मास किलिंग की गई थी। और इन सब के बीच आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई कर हमलावर को वहीं पर दबोचा है। पुलिस कार्रवाई करती है। अमेरिका की पुलिस बहुत एक्टिव है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों गन कल्चर, क्यों मास किलिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इतनी आम बात है। पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां की गवर्नमेंट इसको रोक क्यों नहीं पा रही है। और अब आपको बताते हैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया सितंबर 2024, जहां पर चर्च की पार्किंग में झड़प हुई थी और गोलीबारी होती है और उस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो जाती है।
ये हम आपको बता रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं साउथ कैलिफोर्निया में 16 मई 2022, जहां पर एक चर्च में अचानक से गोलीबारी की घटना सामने आती है। या आप सोचिए किस तरह चर्चेस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। एक की मौत हो जाती है और इस मई 2022 को 4 लोग इस पूरी घटना में घायल भी बताए जाते हैं। हथियार सहित आरोपी को हिरासत में लिया जाता है। साउथ कैलिफोर्निया की एक घटना आपको बता रहे हैं, 2022 की एक घटना आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि चर्च में जो स्टैट्स हमने आपको दिखाए हैं, 2-3 साल के आंकड़े ये आपको दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चर्चेस के क्या हालात हैं। फैमिली रिसर्च काउंसिल यानी कि FRC की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2024 में अमेरिका में चर्चों पर 415 हमले हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा हमले कैलिफोर्निया में दर्ज किए गए हैं, जिसकी संख्या 40 बताई जा रही है। कैथोलिक्स ने मई 2020 में अब तक कम से कम 518 कैथोलिक चर्चेस पर हमले का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसमें कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, पेनिसिल्विया, टेक्सास जैसे जगहों का नाम शामिल है। यहां पर कैथोलिक चर्च है और इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अमेरिका में कैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका में ये तमाम तरह की मास किलिंग क्यों नहीं रुक पा रही है। अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ में और बात करेंगे अमेरिका की गवर्नमेंट पर शटडाउन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार बंद होने का मेन रीजन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के बीच सरकार चलाने के लिए फंडिंग को लेकर चल रहा इशू है। इसको लेकर आज भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के नेता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। हालांकि दोनों पक्ष अपने अपने रवैये पर अड़े हुए हैं और अब तक कोई भी समझौता नहीं निकल पाया है। रिपब्लिकन्स का कहना है कि सरकार की फंडिंग फिलहाल जैसी है वैसी ही जारी रहे, लेकिन डेमोक्रेट्स हेल्थ सेक्टर में सेवाओं को लेकर अपनी कुछ मांगे सरकार से मनवाना चाहते हैं। और इस बैठक में सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर, सीनेट के नेता जॉन थ्यून और हाउस स्पीकर माइकल जॉनसन और डेमोक्रेट के नेता हकीम जेफरीज भी शामिल होंगे। जो मीटिंग होगी, हालांकि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो इसी हफ्ते अक्टूबर 1 को शटडाउन तय माना जाएगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि शटडाउन अगर करना पड़ेगा, अगर स्थिति ऐसी बनती है तो हम शटडाउन करेंगे, लेकिन शटडाउन करने वाले डेमोक्रेट्स लोग हैं। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेट्स पर दबाव बना रहे हैं कि वे अपनी मांगे छोड़ें, क्योंकि अगर फंडिंग रुकती है तो कई सरकारी कर्मचारियों की स्थायी रूप से नौकरी जा सकती है। ये इस वक्त अमेरिका का क्राइसिस चल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल पास कराना चाहती है, जिससे सरकारी कामकाज और जो चीजें चल रही हैं वो चल सके। वहीं अगर बात डेमोक्रेट्स की जाए तो डेमोक्रेट्स अफोर्डेबल केयर के लिए टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है, जिसके बिना लाखों नागरिकों का इंश्योरेंस प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मेडिकेड कट्स हटाने की भी डेमोक्रेट्स मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि ये जो कटौती हुई है वो वापस ली जाए, और जब तक ये नहीं वापस ली जाएगी वो सरकार रखने वाले बिल को मंजूरी नहीं देंगे। व्हाइट हाउस और कांग्रेस दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में है, इसीलिए अगर सरकार का शटडाउन होता है तो ये लोग ट्रंप और उनकी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन अपनी शर्तें मनवाने के लिए डेमोक्रेट्स को ट्यूसडे को उस अस्थायी फंडिंग बिल के खिलाफ वोट देना होगा, जिससे सरकार 7 और हफ्ते तक चला सकती है। ये डेमोक्रेट्स पार्टी के लिए मुश्किल स्थिति है, क्योंकि वो हमेशा शटडाउन का विरोध करती आई है और ये बिल पहले भी रिपब्लिकन के कंट्रोल वाले हाउस में ही पारित हो चुका है। इसे सेनेट में, क्योंकि अमेरिका में सेनेट सिस्टम है, इसे सेनेट में पारित करने के लिए कम से कम 60 वोटों, 60 मतलब 60 वोट्स की जरूरत है। इसका साफ तौर में यह मतलब है कि कम से कम 8 डेमोक्रेट्स पार्टी के सांसद को बिल का समर्थन करना होगा। अब आपको यह बताते हैं कि फंडिंग बिल क्या है, जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हर फाइनेंशियल ईयर में फंडिंग बिल पास करना जरूरी होता है। यह अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है।
अब आप ये समझिए कि कैसे कैसे इस बिल को पास किया जाता है। आखिर ये होता क्या है फंडिंग बिल, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस फंडिंग बिल के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सरकार को पैसे मिलते हैं और अप्रोप्रिएशन बिल भी इसको कहा जाता है, जिसके लिए सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स के जो खर्च होते हैं उसको मंजूरी दी जाती है। प्रेसिडेंट बजट का ड्राफ्ट बनाते हैं और ये ड्राफ्ट कांग्रेस के सामने रखा जाता है और कांग्रेस के दोनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट इसमें अमेंडमेंट करते हैं। हाउस में वोट होने के बाद ये बिल सेनेट में जाता है। अगर दोनों जगह से ये बिल पास होता है तो ये बिल जो है वो कानून बन जाता है। फंडिंग बिल ना होने पर, अगर फंडिंग बिल को मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार शट डाउन हो जाती है। टाइम पर बजट पास न होने पर अस्थायी फंडिंग बिल यानी कि कॉन्टिन्यूइंग रेजोल्यूशन या स्टॉप गैप बिल पास किया जाता है, ताकि सरकार को कुछ वक्त मिल सके और सरकार कुछ महीने तक उसको चला सके। अब फंडिंग बिल का जो टाइम है वो ट्यूसडे है। ट्यूसडे को ये जो टाइम है बिल का वो खत्म हो रहा है। ऐसे में डेमोक्रेट्स अपनी मांगों पर अडिग हैं। रिपब्लिकन कॉन्टिन्यूइंग रेजोल्यूशन चाहते हैं। अगर बिल पास नहीं होगा तो सरकार के पास पैसे ही नहीं होंगे। बहुत सारे सरकारी काम रुक सकते हैं, जिसकी वजह से शटडाउन का खतरा इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर शटडाउन क्या होता है। इसका मतलब, जैसे कि वर्ड एज द वर्ड रिफ्लेक्ट्स, शटडाउन मतलब सब कुछ बंद। अगर अमेरिका में शटडाउन होता है तो सरकार के खर्च के लिए पैसा ही नहीं होता है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है और जो सरकार के दूसरे खर्च होते हैं वो वहां की गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। कई सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर सैलरी नहीं मिलती है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि मेडिकल सर्विस हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया या फिर हवाई सेवाएं हो, ये तमाम चीजें जारी रहती है। शटडाउन का मतलब सब कुछ बंद हो जाना। जब अमेरिका में एंटी इन्फ्लुएंसी एक्ट लागू होता है तब फंडिंग बिल पास नहीं होने से सरकारी जो खजाना होता है वो खाली हो जाता है। सरकार के लिए खर्च के लिए पैसा ही नहीं सरकार को होता है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है उससे लेकर जो सरकार के तमाम दूसरे खर्च होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, जिसका असर सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग यानी कि अमेरिकन्स को पड़ता है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी, मेडिकल, ये तमाम जो सर्विसेज रहती हैं ये सारी चीजें लागू रहती है। लेकिन अब आप समझिएगा कि शटडाउन होता क्या है। अगर शटडाउन होता है, पहले भी हुआ है, कब कब हुआ है ये आपको जानकारी देंगे, लेकिन अगर शटडाउन होता है तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो बंद हो जाते हैं। एम्प्लॉयज बिना सैलरी छुट्टी पर चले जाते हैं, जिससे उनके परिवारों पर खूब बुरा आर्थिक असर पड़ता है। सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ती है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं या सेवाएं होती हैं उसमें भी रुकावट आती है। आम जनता और अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ता है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चलती हैं, FBI चलता है, बॉर्डर पेट्रोल चलते हैं, कोस्ट गार्ड खुले रहते हैं और ये तमाम तरह की एजेंसियां खुली रहती हैं। इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है। शटडाउन से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर जो पहले से ही खराब चल रही है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। हालांकि अमेरिका में शटडाउन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अमेरिका में शटडाउन का इतिहास काफी पुराना है। 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब एक दिन के लिए फेडरल ट्रेड कमीशन बंद हुआ था। बजट पर विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते ऐसा पहली बार हुआ था जब फेडरल एजेंसी बंद की गई थी। 1600 कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ा था और नुकसान, आप नुकसान सुनिए, तब नुकसान हुआ था $7 लाख का नुकसान सरकार को उठाना पड़ा था, उस देश को उठाना पड़ा था, अमेरिकन को उठाना पड़ा था। पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार शटडाउन हुआ है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब भी 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। 2019 का शटडाउन सबसे ज्यादा चला था जो 35 दिन तक जारी रहा, जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ये कितना बड़ा आंकड़ा है आप सोचिए। अब आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका में किस किस प्रेसिडेंट के दौरान शटडाउन हुआ था। कब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शटडाउन हुआ था, आप ये देखिए 1980 में हुआ था। तब 1980 के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर थे, उनके
कार्यकाल के दौरान भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शटडाउन हुआ था। 1981, 1984 एंड 1986 रोनाल्ड रीगन ये तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और इनके दौरान इन तीनों सालों में शटडाउन हुआ था। 1919 जॉर्ज बुश के टाइम पर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सरकार को शटडाउन करना पड़ा था। हालांकि समय सबका अलग अलग था, समय सबका लिमिटेड था। 1995 से 96 बिल क्लिंटन तब के राष्ट्रपति थे। 2013 बराक ओबामा के टाइम भी शटडाउन हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में भी गवर्नमेंट को शटडाउन करना पड़ा था। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट के शटडाउन का इतिहास है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी को दर्शाता है कि कितना कुछ नुकसान तब सरकार को झेलना पड़ता है। सरकार के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको झेलना पड़ता है और उसके साथ साथ वहां के जनता को। अब आपको दिखाते हैं कि कब क्या हुआ था, कितने दिन का था। जैसा कि 77 से लेकर 81 में जिमी कार्टर का टाइम था, ये तब प्रेसिडेंट थे। 78 में 11 दिन का शटडाउन हुआ था और इस 11 दिन का इंपैक्ट आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट रहा होगा। कई छोटे छोटे इस दौरान कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें छोटे लेवल पर शटडाउन्स किया गया था और बहुत ज्यादा शटडाउन किया गया था। 1-2 दिन के छोटे शटडाउन्स हुए थे जिमी कार्टर के टाइम में। अब आपको बताते हैं रोनाल्ड रीगन के टाइम में जब एक दिन का 1981 में शटडाउन किया गया था। एक दिन का ये शटडाउन था लेकिन उसकी चर्चा आज भी होती है। उनके दूसरे टेन्योर, उसी टेन्योर में 1984 की बात की जाए तब 2 दिन का शटडाउन किया गया था। 2 दिन के ही शटडाउन में इकोनॉमी, एक दिन के ही शटडाउन में इकोनॉमी में बहुत बुरा असर पड़ता है। और 86 में तीसरी बार जब हुआ तब 86 में एक दिन का शटडाउन हुआ था रोनाल्ड रीगन के टाइम पर। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं बिल क्लिंटन की। क्लिंटन के टाइम पर 93 से लेकर 2001 तक 95 में 5 दिन का शटडाउन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और उसके बाद 96 में ये शटडाउन और बढ़ता है और वो बढ़कर 21 दिन चला जाता है। 21 दिन अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद ओबामा के टाइम में 2009 से लेकर 17 तक 13 में 16 दिन तक का इनके टेन्योर में भी शटडाउन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहा है। फेडरल गवर्नमेंट ने शटडाउन करना पड़ा था क्योंकि स्थिति हो गई थी ऐसी। डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टेन्योर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे लंबा शटडाउन किया है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर है। 35 दिन का शटडाउन तब हुआ था इनके फर्स्ट टेन्योर में। और अगर ये बात सेनेट में पास नहीं होती है तो इस ग्राफिक में एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी जिसमें ट्यूसडे को ये पता चलेगा कि क्या आने वाले वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शटडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। क्या डेमोक्रेट्स, क्या रिपब्लिकन अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और अमेरिकन के लिए एक राहत होगी या फिर इन तमाम चीजों की तरह एक अगली प्लेट भी जुड़ेगी, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगले शटडाउन को लेगी जो अब तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अगर ऑपोजिशन अपनी मांगों पर अड़िग रहता है तो अक्टूबर 1 वो वक्त है जब फेडरल गवर्नमेंट को शटडाउन करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर पड़ेगा, उन एम्प्लॉयज की फैमिलीज पर पड़ेगा और अमेरिकन पर पड़ेगा, अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ेगा। हमने आपको यह बताया कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है जब शटडाउन हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिएगा कि कैसे, किस शासनकाल में कितना शटडाउन हुआ है, ये हमने आपको दिखाया। अब आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में कई मुल्कों में बड़ी तादाद में इंपोर्ट होता है। ये भी हमें समझने की जरूरत है कि अगर शटडाउन होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। शटडाउन से उन देशों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी उन्हीं मुल्कों में शुमार है। इसके अलावा वीजा जारी करने की प्रक्रिया भी इसके चलते प्रभावित होती है। जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहते हैं। अमेरिका में कई बार शटडाउन का बजट कांग्रेस और प्रेसिडेंट का डिसएग्रीमेंट से हुआ है। 1980 में पहले तो ऐसा कई नियम थे, लेकिन 1980 में अटॉर्नी जनरल बेंजामिन सिविलिटी ने इसमें एक अमेंडमेंट किया था और एक कानूनी राय जारी की थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर फंडिंग में कोई कमी होती है तो सरकार को अस्थायी बंद करना पड़ेगा। 1980 के बाद खासकर 1990s में यह नियम सख्त हो गया। जैसे ही फंडिंग बिल समय पर नहीं बनता है तो फंडिंग रुक जाती है और सरकार का अस्थायी शटडाउन होना अनिवार्य हो जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कहते हैं, अब आपको यह बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैथ्स क्या कहता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
टोटल 435 मेंबर्स हैं। अगर मेजॉरिटी चाहिए तो 218 प्लस होने चाहिए। और अब बात करते हैं सेनेट सिस्टम की, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेनेट सिस्टम है जिसमें 100 मेंबर्स हैं। बहुमत के लिए आपको 51 प्लस होना चाहिए। और अगर शटडाउन को रोकना है तो शटडाउन रोकने का जो आंकड़ा है वो 60 प्लस होना चाहिए। अगर सेनेट में बहुमत नहीं होती है तो बिल पास नहीं होता है, जिसके बाद शटडाउन हो जाता है। इस बार डेमोक्रेट्स ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में कई मसलों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो फंडिंग क्यों ना हो। ये सबसे बड़ा विवाद दोनों पार्टियों के बीच में हमेशा रहा है। रिपब्लिकन अक्सर फंडिंग में कटौती चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और अफोर्डेबल केयर एक्ट और कई मेडिकेड फंडिंग को बढ़ाने पर जोर देते हैं। और इसी को लेकर हमेशा इन दोनों में असहमति रहती है। और इस असहमति की वजह से जो बजट का बिल है वो समय पर पास ही नहीं हो पाता है। कई राजनीतिक टकराव होते हैं, रणनीतियां बदलती हैं और इन्हीं के चलते दोनों दल अक्सर शटडाउन की वजह बन जाते हैं। दोनों पार्टियां शटडाउन को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं और ये दोनों पार्टियां अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कभी भी समझौता नहीं करती हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है? शटडाउन। जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा ये डेमोक्रेट्स पार्टी से संबंध रखते थे। इनके शासन में भी शटडाउन हुआ था। ओबामा के शासन में अफोर्डेबल केयर एक्ट, ओबामा केयर को लेकर कांग्रेस और डेमोक्रेट्स के बीच में झगड़ा हुआ था। ये विवाद इतना बढ़ा गया था कि 16 दिन का शटडाउन करना पड़ा था। डेमोक्रेट्स के शासनकाल के शटडाउन ज्यादातर बजट और सोशल प्रोग्राम्स पर विवाद की वजह से हुए हैं। डेमोक्रेट्स जनता और गरीबों के लिए सामाजिक सेवाएं सुरक्षित रखना चाहते हैं और रिपब्लिकन्स शटडाउन का इस्तेमाल कभी-कभी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए करते हैं। अभी अमेरिका में यही सिचुएशन बनी हुई है। ट्रंप से मुलाकात के बाद पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन ट्यूसडे का दिन अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तब तक सहमति नहीं बनती है तो वेडनेसडे को शायद शटडाउन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तय माना जाता है। आगे आपको दिखाएंगे कि चाइना में फॉर्मर मिनिस्टर को डेथ पेनल्टी क्यों मिली है, चीन के कानून क्या कहते हैं। चाइना की, जहां रिश्वतखोरी की सजा मौत होती है। चीन के फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तांग रेजियान को करप्शन के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। रेजियान को रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है। उन पर लगभग 38 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की रिश्वत लेने का आरोप है। तांग ने 2007 से लेकर 2024 तक अलग-अलग पोस्ट पर थे और इन पोस्ट पर रहते हुए वो 317.3 करोड़ रुपए की नकदी यानी कि कैश और संपत्ति रिश्वत के रूप में ले चुके हैं। कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि तांग को उनके राजनीतिक अधिकारों से हटा दिया जाता है। साथ ही तांग की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और रिश्वत से जमा किए गए पैसों को राष्ट्रीय खजाने में जमा करा दिया जाएगा। फैसला 2 साल बाद लागू होगा। इसका मतलब यह है कि यदि वो जेल में अपना नेचर अच्छा रखते हैं तो उनकी जो सजा है वो डेथ पेनल्टी की जगह उम्र कैद में बदली जा सकती है। कोर्ट का कहना साफ है कि इस रिश्वत से देश और जनता को भारी नुकसान हुआ है, इसीलिए तांग को डेथ पेनल्टी दी गई है। तांग ने अपने अपराध भी कबूले हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने भ्रष्टाचार के दायरे में रखे जाने और पद से हटाए जाने के 6 महीने बाद नवंबर 2024 में तांग को पार्टी से हटा दिया था, सस्पेंड कर दिया था। दरअसल साल 2012 में जब जिनपिंग ने सत्ता संभाली थी, तब से करप्शन के खिलाफ चाइना में अभियान चलाया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लोगों से ईमानदारी और अपनाने का आश्वासन भी दिया है। इसी के कुछ ही दिनों बाद चीनी सरकार ने ईमानदारी पर जोर देते हुए अधिकारियों को रिश्वत देने वाले कानून में अमेंडमेंट किया था और इस अभियान के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है। 10 लाख से ज्यादा, आप इमेजिन कीजिए आंकड़ा कितना बड़ा है। इसमें कई बड़े सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं तांग रेजियान के सियासी सफर के बारे में। ये समझिए कि उनका पॉलिटिकल करियर क्या शानदार रहा है, कितनी रिश्वत उन्होंने ली है और कैसे उनको डेथ पेनल्टी मिली है। ये पूरा उनका पॉलिटिकल ग्राफ आपको दिखाएंगे। कौन है वो, चीन की सत्ता पर कब कब काबिज थे,
ये तमाम चीजें समझिएगा तांग रेनजियान के बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, कृषि मंत्रालय में ऑफिसर के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 2020 से लेकर 2024 तक ये कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। 17 से लेकर 20 तक गांसू प्रांत के गवर्नर रहे हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अफेयर्स में डेप्यूटी डायरेक्टर का पद भी इन्होंने संभाला है। तांग रेनजियान काफी टाइम से जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, लेकिन मंत्री रहते हुए काफी ब्लैक मनी कमाई है, बहुत काला पैसा कमाया, जिसके बाद उन पर एक्शन हुआ। 15 नवंबर 2024 को उन्हें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया और 10 दिसंबर 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया। चार्जेस करप्शन और सजा डेथ। चाइना के लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो चाइना का लॉ एंड ऑर्डर ही कुछ ऐसे करता है। आप सोचिए कितने सख्त हैं। चाइना अपने सख्त नियमों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। चाइना के बारे में कहा जाता है कि वहां के कम्युनिस्ट रूल के तहत लोगों पर कई तरह की पाबंदियां हैं। वहां क्रिमिनल से निपटने में काफी सख्ती बरती जाती है। चाइना में कई बार क्रिमिनल से निपटने के लिए कई सख्त अभियान भी चलाए जाते हैं। हालांकि इससे पहले चाइना में फॉर्मर हेड ऑफ एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन लियू तियान को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। वांग येलिन चाइना के नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, जिनको 2025 में 13 साल की सजा और 3 मिलियन युआन का जुर्माना हुआ था। चेंग में आपको यह भी बता दें कि पूर्व के पार्टी के प्रमुख रहे हैं, जिन्हें 2000 में भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की सजा दी गई है। चाइना के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगू और वेई फेंगे भी करप्शन के चार्जेस में इन्वॉल्व रह चुके हैं। चाइना में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सीधे पार्टी और गवर्नमेंट के नियंत्रण में है। बड़े अपराध जैसे कि भ्रष्टाचार या फिर कोई पॉलिटिकल अपराध या कोई बड़ा इकोनॉमिक अपराध, इन सब को जल्द से जल्द निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट और मीडिएटेड ट्रायल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि किन चीन में कौन से ऐसे मामले हैं जहां चाइना में सजाए मौत होती है, कब कब डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है, कौन से ऐसे क्राइम्स है। अगर चाइना में कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको सजा मौत दी जाती है। रेप मौत, आर्म्ड रॉबरी मौत, इकोनॉमिक क्राइम मौत, करप्शन मौत, रिश्वतखोरी मौत, घोटाले यानी कि स्कैम्स इसमें भी मौत, ड्रग्स से जुड़े अपराध में मौत, ड्रग ट्रैफिकिंग में मौत, चाइना में ड्रग तस्करी गंभीर अपराध सजा मौत, नेशनल सिक्योरिटी सजा मौत, टेररिज्म मौत, जासूसी यानी कि स्पाई करना मौत, राजद्रोह मौत, मिलिट्री क्राइम, इन तमाम चीजों पर चाइना में डेथ पेनल्टी दी जाती है। चाइना में मौत की सजा दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाती है। चाइना को दुनिया से अक्सर मौत की सजा के लिए काफी क्रिटिसिज्म भी मिलता आया है और कई मामलों में अदालत मृत्यु की सजा को 2 साल के लिए पोस्टपोन कर सकती है, जैसा कि इस केस में किया गया है। और 2 साल में अगर क्रिमिनल जेल में अपना अच्छा व्यवहार करता है, अपराध के लिए वो रिग्रेट करता है या उसके में कोई सुधार आता है, तो अदालत इस डेथ पेनल्टी को उम्र कैद यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देती है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि हर मामले में फांसी देना मुश्किल होता है। चाइना एक ऐसा देश है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। कई बार चाइना की लाइफस्टाइल की वजह से भी चाइना चर्चा में रहता है, कई बार अपने अजीबोगरीब कानूनों की वजह से भी, और ये कानून पॉपुलेशन से लेकर कई मुद्दों को लेकर है। दरअसल चाइना में कई ऐसे कानून हैं जिनकी वजह से कई चीजों पर बैन है और वहां के लोग इंडिया की तरह आजादी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। हम आपको चीन के वो कुछ ऐसे नियम के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जो हमारे देश भारत में तो काफी नॉर्मल है, लेकिन चीन में ऐसा करने पर सख्त से सख्त सजा दी जाती है। और चीन के वियर्ड रूल्स क्या क्या हैं आप सुनिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चाइना की गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। चाइना में फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स ये सभी ब्लॉक्ड हैं। सरकार के खिलाफ अगर आप पोस्ट करते हैं, आप चाइनीज हैं, आप चाइना में सरकार के खिलाफ पोस्ट करते हैं तो वहां आपको जेल मिल सकती है। फेक न्यूज पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाती है। शादी और परिवार से जुड़े कानून को भी सुन लीजिए। 20 साल से कम की उम्र में चाइना में शादी करना इलीगल माना जाता है और पहले चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब 2 या 3 बच्चों की परमिशन है।
रोड सेफ्टी नियम क्या कहता है चाइना का? शराब पीकर साइकिल चलाना वहां पर इलीगल है। किसी जगह पर बिना टिकट फोटो खींचना या ड्रोन उड़ाना वहां अपराध माना जाता है। सड़क पर पानी गिराना बहुत बड़ा अपराध है चाइना में। चाइना में नहीं कर सकते हैं आप चीटिंग। किसी की नकल अगर की जाती है तो नकल करने पर 3 से 7 साल की जेल होती है। नकल में मदद पर जो नकल करता है और उसमें जो मदद पहुंचाता है उस पर भी सजा का प्रावधान है। सेना से सवाल करने पर आपको जेल हो जाएगी। सेना से सवाल पूछने पर जेल की सजा हो सकती है। मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ये वही चीन है जहां जिनपिंग राज करते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी कार्रवाई की है। 2015 के परमाणु समझौते ने स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। हथियार, मिसाइल और संपत्ति को लेकर इन पाबंदियों से ईरान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2050 में हुए JCPOA समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2018 में हुए समझौते से बाहर होने के बाद हालात वहां पर बदल गए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर 2015 का ईरान का परमाणु समझौता क्या कहता है। ये जो आप समझौता देख रहे हैं ये 2015 का है, जिसमें कि JCPOA डील पर साइन किया गया था 2015 में ईरान में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ईरान और 6 देशों के बीच न्यूक्लियर समझौता किया जाता है। इन सब के बीच में आपको यह भी बता दें कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट सीमित करने पर सहमति तो बताता है, लेकिन बाद में यह आंकड़ा बदल जाता है। इन सब के बीच में JCPOA डील को ट्रंप प्रशासन ने 2018 में इसको तोड़ दिया था। जब उनकी सरकार बनी थी, इस पूरी की पूरी डील को तोड़ दिया गया था और इसके बाद ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी यूरेनियम एनरिच लगातार ईरान करता रहा और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच में ईरान ने परमाणु एनरिचमेंट एक्टिविटी एक बार फिर से 2019 से लेकर 21 में तेज कर दी, जिसके सबूत अमेरिका के पास थे। और इन सब के बीच में एनरिच्ड यूरेनियम की मात्रा JCPOA सीमा से अपने आप काफी ऊपर चली गई, जिसको ईरान कभी नहीं मानता है। और आपको यह भी बता दें कि इन सब के बीच में एक बार फिर से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इसके रिजल्ट नहीं निकलते हैं। वो बातचीत बिल्कुल उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। और इन सब के बीच में तब के वहां UNGA का जो स्टेटमेंट आता है, जब इस समाधान की इच्छा जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से, पेजेशकियान की तरफ से जताई जाती है। ईरान पीछे हटने को तैयार है, ईरान टकराव नहीं चाहता है। ये UNGA में जो स्टेटमेंट है वो जारी किया गया है तब जब UN ने सारे सैंक्शन लगा दिए हैं। 2015 में ईरान का जो न्यूक्लियर समझौता हुआ था वो एक बार फिर से वर्ल्ड फोरम पर चर्चा में है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने ईरान पर इस समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है और इसी के चलते ईरान पर एक बार फिर से पुराने प्रतिबंध लागू किए गए हैं जो पहले थे। 2015 की JCPOA की मुख्य बातें क्या हैं, अब आपको ये बताते हैं। ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी में कटौती करेगा, ये ईरान ने माना था और IAEA को निरीक्षण की अनुमति भी दी जाएगी, यानी कि ईरान क्या यूरेनियम को एनरिच कर रहा है ये भी कोई और बॉडी देख सकती है। इन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। ये 2015 में हुआ था जब ईरान और वर्ल्ड पावर के बीच हिस्टोरिकल न्यूक्लियर डील हुई थी। इसका मकसद था ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावनाओं पर रोक लगाना और इस बदले में ईरान पर जितने भी इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे थे वो सब हटा दिए गए थे। लेकिन इस समझौते में एक खास प्रावधान था, स्नैपबैक, यानी अगर कोई भी पक्ष ये साबित कर दे कि ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है तो बिना किसी सुरक्षा परिषद की मंजूरी के सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर जो भी पुराने प्रतिबंध लगाए गए थे, हटाए गए थे, उनको फिर से लागू कर दिया जाएगा। इसमें ईरान की संपत्ति को फ्रीज करना, हथियारों की बिक्री पर रोक करना, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर पाबंदी और ट्रैवल और परमाणु तकनीक के ट्रांसफर पर रोक भी शामिल है। और इसी के तहत अब ईरान पर एक बार फिर से ये सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। बड़ी जंग की तैयारी में था ईरान। 22 जून के बाद से वहां पर कई चीजें निर्माण की जा रही थी।
यूरेनियम एनरिचमेंट किया जा रहा था। क्या क्या हुआ था ये आपको दिखाते हैं। ये एक इमेज है जो सामने आई थी। 22 जून के बाद से बड़ी जंग की तैयारी में ईरान था और इसी इमेज के तहत सुरंग की एंट्री थी, सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई थी, यूरेनियम के एनरिचमेंट की भी तस्वीर सामने आई थी, कुछ नए कंस्ट्रक्शन से वो किए जा रहे थे, सिक्योरिटी के लिए दीवारें बनाई जा रही थी, मिट्टी के जो ढेर है वो नजर आ रहे थे। और इसी पर कड़ी कार्रवाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद अब यूएन भी कर देता है। ईरान का नतांज परमाणु केंद्र जहां इजराइल ने भीषण हमले किए थे, इसे ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का हार्ट कहा जाता था। वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर के करीब एक न्यू कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। आपने देखा जो सैटेलाइट इमेज हमने आपको दिखाई है, मिट्टी का ढेर भी आपने देखा। इसके अलावा टनल, सुरंग की एंट्री भी हमने आपको दिखाई, जिसका मकसद था सिक्योरिटी वॉल तैयार करना। कितनी बड़ी सिक्योरिटी वॉल तैयार की गई है उस सैटेलाइट इमेज में आपने देखी। और इसकी डेप्थ की अगर बात की जाए तो इसकी डेप्थ 150 से लेकर 160 मीटर तक की है। यानी जो पहले 90 मीटर थी उसे ईरान ने बढ़ाकर 160 मीटर कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसका असर अब न्यूक्लियर प्लांट पर नहीं पड़ेगा। शायद ईरान भी अब इजराइल के खिलाफ अपनी तैयारियों में जुट गया है। 1 दशक पुराने इस न्यूक्लियर समझौते का टूटना मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा देता है, क्योंकि 3 महीने पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया था, बमबारी कर दी थी। रूस ने इन पाबंदियों का खुलकर विरोध किया था, जबकि अमेरिका ने चुप्पी साधी थी। ईरान ने वेस्टर्न कंट्री को चेतावनी दी है कि अगर पाबंदियां हटाई नहीं गई तो जवाब इसका कड़ा होगा। और इस चेतावनी ने पहले से ही वहां पर तनाव खड़ा कर दिया है। ये सिचुएशन इस वक्त जो है वो ईरान की बनी हुई है।